चलिए देखते हैं। आज हम लोग जो है एक्सप्रेशन फॉर द ड्रेन करंट हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पीछे हमने वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता दिया था और आपको पिंच ऑफ वोल्टेज वगैरह के बारे में हमने बता दिया था। गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज VGS ऑफ के बारे में बता दिया था, है ना। और आपका शॉर्ट गेट ड्रेन करंट IDSS के बारे में बता दिया था। मतलब कल हमने जो एक्सप्लेन किया था आपको, वो क्या क्या एक्सप्लेन किया था? पिंच ऑफ वोल्टेज, VGS ऑफ के बारे में एक्सप्लेन किया था और क्या एक्सप्लेन किया था? IDSS। ये तीन चीज़ें कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था अलग अलग, ठीक है ना। आज जो हमें देखना है, आज हमें बेसिकली क्या करना है, ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ड्रेन करंट के लिए जो एक्सप्रेशन होता है उसके लिए पहले आप ये जान लो कि जो JFET में जो गेट सोर्स वोल्टेज होता है या जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है VP वो VGS ऑफ के, इसका मैग्नीट्यूड VGS ऑफ के बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज चूँकि VDS पॉजिटिव होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं ये VDS होता है, ये VDS से रिलेटेड है। और VGS ऑफ जो आपका होता है ये VGS से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मतलब VP जो होता है वो VDS का मान है और ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है ये, और ये हमेशा कैसी वैल्यू होती है? निगेटिव होती है। लेकिन जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है या VGS ऑफ जो होता है, ये दोनों हम लोग क्या मान के चलते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं। इसलिए हमने यहाँ VP इज इक्वल टू VGS ऑफ लिखा है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ वो आपका एक इतना इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको मैक्सिमम एग्जाम पे जिसमें न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशंस को लिख रहा हूँ। ID इज इक्वल टू एक्सप्रेशन आपका होता है IDSS 1 माइनस VGS अपान VGS ऑफ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये करंट का एक्सप्रेशन आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करके देखेंगे, ठीक है। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे ID क्या है भाई? यहाँ ID क्या है? ड्रेन करंट। IDSS क्या है? शॉर्ट गेट ड्रेन करंट, है ना। जब जिस समय पे आपका जो है शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट है, जिस समय पे हमने, आपको याद होगा जब हमने FET एक बनाया था, हमने इस तरीके से JFET हमने बनाया था जब, और जब हमने इसको क्या किया था, गेट को ऐसे शॉर्ट सर्किटेड किया था और यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया था। उस टाइम पे जो ड्रेन करंट आया था ये, इसको हम IDSS बोलते हैं। मैक्सिमम करंट जो आया था किसके केस में? N चैनल के केस में। समझ रहे हैं बात को? तो हमारा IDSS क्या है यहाँ पे? शॉर्टेड गेट। क्या ध्यान दीजिएगा? शॉर्टेड गेट मतलब जब गेट शॉर्ट सर्किटेड हो। शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट, शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। VGS क्या होता है? गेट सोर्स वोल्टेज। VGS क्या है? गेट सोर्स वोल्टेज। VGS ऑफ क्या है भाई? कौन बताएगा? इसके बारे में भी हमने कल आपको बताया था। इसको हम लोग बोलते हैं गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। भाई वोल्टेज है ना, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। इसको क्यों बोलते हैं? इस वोल्टेज पे हमने देखा था कि चैनल पूरी तरीके से ऑफ हो गया था, करंट जीरो हो गई थी, ड्रेन करंट। तो गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। ये एक्सप्रेशन आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। अगर JFET से आपका क्वेश्चन बनता है तो इस पे ज़रूर बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इन अ JFET फॉलोइंग पैरामीटर्स आर गिवन इन अ JFET। मैं यही क्वेश्चन लिख देता हूँ साइड में। इन JFET फॉलोइंग पैरामीटर्स पैरामीटर्स में आपका
IDSS 32 मिली एम्पियर दे रखा है। VGS ऑफ दे रखा है -8 वोल्ट, VGS ऑफ दे रखा है -8 वोल्ट, ठीक है। और आपका दे रखा है VGS दे रखा है -4.5 वोल्ट, VGS दे रखा है -4.5 वोल्ट। अच्छा, इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, जो अभी हमने करंट बताया है, तो इसके लिए कोई ग्राफ भी ड्रॉ हो सकता है क्या? मैं इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मिटा के देखिएगा जो हमने करंट, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राफ एक हम ड्रा कर देते हैं, एक ग्राफ हम ड्रा करते हैं। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ कौन सी करंट होगी? ये ड्रेन करंट है, लेकिन ये कौन सी करंट होगी? IDSS। इसको मैक्सिमम ड्रेन करंट भी कहते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज, इसके बाद करंट क्या हो जाती है बेटा? सैचुरेट हो जाती है ना। ये कौन सा वोल्टेज होता है? ये VDS होता है। कौन सा वोल्टेज होता है? और इधर क्या होता है? VGS होता है। क्या होता है? और यहाँ पे जो आपको एक वोल्टेज, एक ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये लाइन जो होती है, ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये VGS की है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज होता है? VGS ऑफ होता है। अब ये ग्राफ आपको बताना क्या चाह रहा है? ये बताना ये चाह रहा है कि बेटा तुम जितना ज़्यादा गेट सोर्स करंट, गेट सोर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे, रिवर्स में गेट करंट, ड्रेन करंट उतनी ही क्या होगी? कम होगी। आप देखो जीरो VGS वोल्टेज पे करंट मैक्सिमम है, IDSS है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन जैसे ही आप यहाँ गेट सोर्स वोल्टेज को यहाँ बढ़ाओगे, करंट क्या हो जाएगा? ये देखो करंट घट के इतना हो गया। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही है? कह रहा है अगर इसी वोल्टेज को बेटा और बढ़ाओगे, और बढ़ाते जाओगे, और बढ़ाते जाओगे, और VGS ऑफ पे पहुँच गए, तो उस समय ड्रेन करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जा रहा है ड्रेन करंट? जीरो क्यों हो जा रहा है ड्रेन करंट? क्योंकि उस समय चैनल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? पिंच ऑफ। मतलब इस तरीके से आपके पास ये होता है ना, यहाँ पे मैं छोटा सा बना के आपको समझाता हूँ। जब आप VGS वोल्टेज को बढ़ाएंगे बेटा, यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो समझने का प्रयास करिए। ये P है, ये P है, ये N है, ये N है। यहाँ पे आप कैसा सप्लाई देते हैं गेट पे? रिवर्स सप्लाई देते हैं ना। तो आपके पास यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर होता है इस पर, और आपको पता है ये डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस में बढ़ता जाता है, तो यहाँ कॉर्नर पे क्या हो जाता है? पिंच ऑफ हो जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से ये बढ़ जाता है, ये ऐसे बढ़ता है, तो ये यहाँ पे पिंच ऑफ हो जाता है। फिर यहाँ से कैरियर आपका पास ही नहीं होगा, और जब कैरियर पास नहीं होगा तो फिलहाल होगा क्या? ड्रेन करंट जीरो। ये दिख रहा है ना प्रॉपर सबको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। ये वाला ग्राफ आप बना लीजिए। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जब आप VGS जब जीरो है, उस समय जब VDS को आप बढ़ा रहे हैं, तो ये करंट तब तक बढ़ रही है जब तक हम पिंच ऑफ वोल्टेज पे नहीं पहुँच जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज पे ड्रेन करंट का मान कांस्टेंट होता है, जबकि VGS पर ड्रेन करंट का मान शून्य होता है, VGS ऑफ पर। ठीक है ना, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसको आप इतना जो है नोट डाउन कर लीजिए ऊपर वाला, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इस न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू को रख देना है, तो हम इसको मिटा देना यहाँ से। ये पहले ये नीचे नोट कर लें। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को हम लोग लगाते हैं। देखिएगा, हम इस फॉर्मूले में इसको पूरा पुट डाउन करेंगे। जैसे है वैल्यू दे रखी है एज इट इज़, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ठीक है ना। आप यहाँ वोल्टेज का वोल्टेज में ऐसे ही पुट कर देंगे, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, सेम रेशियो आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ रखना है IDSS की जगह कितना रखेंगे भाई? 32। यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस VGS की वैल्यू कितनी है? 4 पॉइंट माइनस का है 4.5। VGS ऑफ कितना है? -8 इसका स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो जाएगा 32, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे आपका हो जाएगा
1 माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप 45 180 कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहें तो और आप सॉल्व कर सकते हैं। 32 इसका स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिख देंगे 80 माइनस 45 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, आप यहाँ लिखेंगे 35 पान 80, आप इसको कट करेंगे, हाँ इसका स्क्वायर एक बार और लिख देते हैं ना, ये आपका हो जाएगा 35 × 7 और यहाँ 140। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके चेक करिए कितना आएगा, ये लगभग 6.12 मिली एम्पियर आएगा, 6.12 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू आएगी ये मिली एम्पियर में ही आएगी। क्यों मिली एम्पियर में आ रही है, ये तो वोल्टेज कैंसिल हो गया, करंट हम निकाल रहे हैं तो करंट की वैल्यू, अब ये जो 32 है इसको हमने किस में लिया है, एज इट इज़ मिली एम्पियर में ही रख दिया, तो ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आप रखेंगे एम्पियर में है तो एम्पियर में, मिली एम्पियर में तो मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर है तो माइक्रो एम्पियर में आएगा, इसकी हमें यूनिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस पर न्यूमेरिकल। इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। ठीक है, हम और भी न्यूमेरिकल इस पर कर सकते हैं, बट उसको आप लोग बाद में करिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ JFET, फिर हम लोग आएंगे पैरामीटर ऑफ JFET, जिसको आप AC ड्रेन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस बोलते हैं और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। AC ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये पैरामीटर्स होते हैं JFET के। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे गेन की बात करूं कि व्हाट इज़ द गेन ऑफ या एडवांटेज ऑफ JFET, तो आप क्या क्या बताएंगे। सबसे पहली बात तो आप बताएंगे सर हाई इनपुट एम्पिडेंस। ठीक है, और क्या बताएंगे, जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका वो होता है इट हैज़ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, निगेटिव, और गेन इसका उच्च होता है, साइज में छोटा होता है। ठीक है, और लॉन्ग लाइफ होती है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं जो आप ध्यान रखिएगा। पावर गेन इसका बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं, गेन नहीं लिखेंगे, हम सीधे आते हैं पैरामीटर ऑफ JFET। पैरामीटर ऑफ JFET मिटा दें इसको। हम एक JFET का पैरामीटर लिखें, उससे पहले हम एक JFET भी बना लेते हैं। एक हेडिंग डालते हैं पैरामीटर, ये हमारा, इसको हटा ही देते हैं तो हो गया ना। पैरामीटर ऑफ JFET, पैरामीटर ऑफ JFET। ध्यान दीजिएगा, पैरामीटर ऑफ JFET अगर देखा जाए तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला पैरामीटर होता है AC ड्रेन रेजिस्टेंस। क्या, AC ड्रेन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पैरामीटर, दूसरा कौन सा पैरामीटर होता है, दूसरा पैरामीटर होता है, इसको हम लोग RD से दिखाते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है ट्रांस कंडक्टेंस, जिसको हम लोग GM से दिखाते हैं। GFS कुछ जगह पे लिखा होता है, कुछ जगह GM। तीसरा होता है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास इतने हैं। अब हम देखिए कैसे किसको डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे JFET एक बनाएंगे बेटा, ये हमारे पास JFET हो गया।
यहाँ होता है VDS, यहाँ होता है VGS, यहाँ होती है ड्रेन करंट, ये आपका डिप्लीशन लेयर। क्या इतनी बात सबके समझ में आ रही है? इतना हमने बार बार बताया है, ठीक है ना। अब ड्रेन AC रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो होता है स्मॉल चेंज इन VDS एंड स्मॉल चेंज इन IDS, मतलब ID। आप यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन जो लिखेंगे AC ड्रेन रेजिस्टेंस, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला AC ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन, इसको हम लिखेंगे रेशियो ऑफ डेल्टा VDS एंड डेल्टा ID। मतलब आप लिखेंगे RD इज इक्वल टू VDS, डेल्टा VDS अपान डेल्टा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पे यूनिट बहुत पूछा जाता है, इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। नॉर्मली आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, लेकिन अगर ID यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ID जो आपका है ये मिली एम्पियर रेंज में है तो ये किलो ओम होगा, और अगर ये माइक्रो एम्पियर के रेंज में है तो ये मेगा ओम में होगा। किसमें? ये बात याद रखिएगा, रेशियो ऑफ डेल्टा VDS एंड डेल्टा ID होता है। तो अगर आपका ये ड्रेन करंट मिली एम्पियर रेंज में है तो ये किलो ओम में, अगर माइक्रो एम्पियर रेंज में है तो मेगा ओम में होगा। कौन? RD। अगला दूसरा देखिएगा, ट्रांस कंडक्टेंस GFS। ये क्या होता है भाई? ट्रांस कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाए? ये आपका होता है रेशियो ऑफ ड्रेन करंट अपान गेट सोर्स वोल्टेज, मतलब चेंज इन आप लिखेंगे यहाँ चेंज इन ID बटे चेंज इन VGS। मतलब आप कहेंगे कि GFS या GM कुछ जगहों पे लिखा जाता है डेल्टा ID अपान डेल्टा VGS। अब इसकी यूनिट्स क्या होगी भाई? इसकी यूनिट होती जो है, ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट होगी ये मिली एम्पियर पर वोल्ट होगी या माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट होगा, समझ रहे हैं? या यूनिट इसकी क्या लिखते हैं? माइक्रो महो। क्या लिखते हैं? माइक्रो महो समझ रहे हैं ना? माइक्रो महो या मिली महो, ये आपका इसकी यूनिट होती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। यूनिट को ऐसे नॉर्मली मत लीजिएगा, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका, ठीक है। इसके बाद आपका होता है तीसरा आपका होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू। ध्यान रखिएगा, हम लोग बिल्कुल एकदम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको आप सेमेस्टर के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, बट आप इसको मोस्टली अगर आप जेई के लिए ज़्यादा सुटेबल समझें तो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ने के लिए आप इसको अपने हर एक लेवल की प्रिपरेशन के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? म्यू। ये होता है रेशियो ऑफ VGS, रेशियो ऑफ डेल्टा VGS। इसको हम लिखेंगे, हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ड्रेन सोर्स के बीच में क्या वोल्टेज दिया गया है और गेट सोर्स पे क्या आपने इनपुट वोल्टेज लगाया। गेन का मतलब क्या है यहाँ? फैक्टर का मतलब क्या? डेल्टा VDS होगा यहाँ अपान डेल्टा
VGS, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो ये बताता है कि इनपुट का कितना पार्ट आउटपुट पे एम्पलीफाइड होकर के जा रहा है, ठीक है ना। आप इनपुट पे अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना एम्पलीफिकेशन कर रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज एंड गेट सोर्स वोल्टेज। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज अपॉन गेट सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन करेंट, एट क्या लिखेंगे, हाँ, इट इज़ a ratio of change in VDS and change in VGS at drains current is constant. समझ रहे हैं बात को। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, यूनिट लेस। ये कैसा होगा, यूनिट लेस होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ रिलेशन बिटवीन, इसमें अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो, किसमें भाई, एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ट्रांस कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। अब तो हम यहाँ पे एक फार्मूला और बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक फार्मूला और जो बहुत अच्छा आपका पूछा जाता है। तो रिलेशन अगर हमें तीनों में निकालना है, आप इसको यहाँ समझ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन RD, GFS एंड म्यू, इसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो आप देख के बताइएगा, देखिएगा यहाँ म्यू इज इक्वल टू, अगर लिख दें म्यू इज इक्वल टू, हमने लिखा क्या, डेल्टा VDS अपान डेल्टा VGS। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या डेल्टा ID अपान डेल्टा ID लिख सकते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा हम और इलेबरेट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा VDS अपान डेल्टा ID इंटू, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ID अपान डेल्टा, हमने दोनों में ID एक एक में बांट दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखो ध्यान से, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये वहाँ से क्या दिखा रहे हैं RD, और ये वहाँ से क्या दिखा रहे हैं GFS, ट्रांस कंडक्टेंस। तो ये रिलेशन हो गया, मतलब AC ड्रेन रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। क्या होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए इसे हम देखिए, म्यू इज इक्वल टू क्या है, RD इंटू GFS, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो आपका है ये AC ड्रेन रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, JFET के केस में। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कंप्लीट जो है आपका रिलेशन देखने को मिल गया। अब यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस के लिए भी एक आपका जो है, ट्रांस कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, जैसे हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, ये भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रांस कंडक्टेंस का होता है GFS इज इक्वल टू, हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला, अच्छा इसको हम मिटा के यहाँ लिखते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है GM इज इक्वल टू GM0। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है कभी कभी। GM इज इक्वल टू GM0 1 माइनस VGS अपान VGS ऑफ का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आपका, ये तो ट्रांस कंडक्टेंस है ही, ये जो आपका है VGS 0 होने पर जो ट्रांस कंडक्टेंस आएगा, जब VGS की वैल्यू क्या होगी 0, उस समय जो ट्रांस कंडक्टेंस आएगा, ठीक है ना, ये उस केस में है। इसको आप वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस मैक्सिमम आप बोलते हैं उस समय जब VGS आपका 0 होता है। तो ये भी फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, कभी अगर
इसके बाद आपकी आती है JFET की बायसिंग, जिसमें आपका होता है बैटरी बायसिंग। बायसिंग सर्किट्स में आप देखते हैं सेल्फ बायस और पोटेंशियल डिवाइडर बायस, ठीक है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं देखना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, JFET के एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ बताएंगे? JFET का एप्लीकेशन अगर पूछा जाए तो JFET का एप्लीकेशन आप देखिए, पहली बात तो एम्पलीफायर भी बनाते हैं, ठीक है, JFET से आप एम्पलीफायर भी बना सकते हैं, और एक बफर एम्पलीफायर के रूप में एज अ बफर एम्पलीफायर। क्यों भाई? एज अ बफर एम्पलीफायर, इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, एज अ बफर एम्पलीफायर। और क्या बफर एम्पलीफायर के अलावा? फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स। कैसा है? फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की तरीके से हम लोग JFET का यूज़ करते हैं, और RF एम्पलीफायर की तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे? RF एम्पलीफायर। ये आपका जो है JFET के एप्लीकेशंस हैं, यूज हैं जिसको आप कहते हैं। ये जो मेन यूज हमने यहाँ लिखा, हम लोग बफर एम्पलीफायर की तरीके से यूज़ क्यों करते हैं इसको ज़्यादातर? क्योंकि बफर मतलब बफर सर्किट का प्रयोग हम लोग एम्पीडेंस मैचिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि एक जो आपका JFET होता है, इसका इनपुट एम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट एम्पीडेंस लो होता है। और आउटपुट एम्पीडेंस आपका जब लो होता है तो इस प्रकार की सर्किटरी जिसका इनपुट एम्पीडेंस हाई हो, आउटपुट एम्पीडेंस लो हो, ये एक बहुत अच्छे प्रकार का एम्पीडेंस मैचिंग प्रदान कराता है किसी भी लोड के साथ मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए। तो ये हम लोग जो है फिलहाल इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। अगला और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन मॉसफेट पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि JFET के साथ प्रॉब्लम क्या थी जो हम लोग मॉसफेट ले आए। JFET के साथ प्रॉब्लम क्या थी जो हम लोग मॉसफेट ले आए। अच्छा, आपसे एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है कि जो JFET आपने अभी तक पढ़ा ये किस मोड में ऑपरेटेड था, डिप्लीशन मोड में या एनहेंसमेंट मोड में? अगर आपको डिफाइन करना हो कि आप कैसे बताएंगे डिप्लीशन मोड में है या एनहेंसमेंट मोड में, तो कैसे बताएंगे? पहली बात तो आप इसका आंसर जान लीजिए कि जो अभी तक JFET हमने पढ़ा ये डिप्लीशन मोड में ऑपरेटेड था। कैसे था? डिप्लीशन मोड में। और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इस JFET को एनहेंसमेंट मोड में नहीं यूज किया जा सकता है, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में यूज होता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप कहेंगे सर ये मेरे ऊपर से निकल गया, इसको थोड़ा सही से आप समझाइए। इसको सही से समझाने के लिए हम एक बार फिर से इसके डिसएडवांटेज को समझने के लिए इसका फिर से हम फिगर बनाते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। इन्हेंसमेंट का मतलब होता है जहाँ चैनल खुद से डेवलप हो, जो डिप्लीशन लेयर हो खुद से डेवलप हो, ठीक है ना। इसमें हम ऑलरेडी बना के देते हैं, इसमें हम ऑलरेडी क्या करके देते हैं, चैनल बना के देते हैं। अब चैनल बना के देते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। कौन सी प्रॉब्लम आती है वो आप खुद ही कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम इसके गेट को हमेशा रिवर्स बायस रखना होता है। कैसे? गेट सोर्स जो चैनल होता है आपका, इसको हमेशा क्या करना होता है हमें, ये जो जंक्शन है इसे हमेशा हमें रिवर्स बायस में रखना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है इसका। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इसी कंडीशन में ये ऑपरेट होता है। इस कंडीशन में जब ये ऑपरेट हो रहा है तो इसका सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कभी हमें ड्रेन करंट का मान अगर बढ़ाना हो तो एक निश्चित लिमिट से ऊपर आप इसको बढ़ा नहीं सकते। ड्रेन करंट को आप JFET के केस में सिर्फ कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। कम करना होगा तो क्या करना होगा, इस पर डिप्लीशन लेयर क्या कर देंगे, यहाँ डिप्लीशन लेयर यहाँ बढ़ा देंगे, ड्रेन करंट आपकी कम होती चली जाएगी। लेकिन आप बताओ मुझे कि जितना इसका जंक्शन है इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन है आपके पास ड्रेन करंट बढ़ाने का? मतलब एक बार ये डेवलप हो गया तो IDSS अगर इसकी मैक्सिमम करंट है तो ड्रेन करंट की वैल्यू इससे कभी अधिक नहीं की जा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हम ड्रेन करंट को सिर्फ कम कर सकते हैं, सिर्फ लिमिट कर सकते हैं। तो इसी कारण ये है कि इसका जो डिप्लीशन लेयर है, चैनल जो है हमारे पास डेवलप्ड है और इसी मोड में इतने ही एरिया में हमें काम करना है। हमें पता है कि चैनल की विड्थ, यहाँ पे चैनल की विड्थ घटती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, चैनल की विड्थ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ पे जो हमारा विड्थ है वो जो शुरुआत में बना उससे हम सिर्फ विड्थ को कम ही कर सकते हैं, बढ़ा
नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, JFET का। JFET का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि इसको कभी भी आप इसकी जो रेटेड करंट है उससे आप एक्सीड करके नहीं चला सकते, अर्थात ये केवल और केवल डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होता है, एनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट नहीं होता है। तो ये सारी बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। JFET में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉसफेट शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, मॉसफेट शुरू करेंगे, और मॉसफेट को डिटेल कोशिश करेंगे 1 से 2 लेक्चर, एक लेक्चर में हार्डली प्रयास करेंगे ख़त्म करने का। डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप वहाँ दोनों होता है, इसलिए मॉसफेट अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो मॉसफेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।